कुछ ही दूरी पर एक रेलवे स्टेशन था। दिन के समय उस रेलवे स्टेशन से लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। लेकिन जैसे ही सांझ के 6 बजते उस रेलवे स्टेशन के आसपास कोई भूले भटके भी गांव का सदस्य नहीं जाता था। साथ ही कोई बारात या फिर कोई राहगीर उस रेलवे स्टेशन से आता तो भी उनकी मृत्यु निश्चित ही थी, क्योंकि उस रेलवे स्टेशन पर एक श्रापित दूल्हे का साया था, जो अक्सर सांझ रात्रि के समय आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाता था। लेकिन फिर भी कोई ना कोई भूले भटके उस रेलवे स्टेशन के अंदर जाकर मर रहा है। और कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोई मुसाफिर उस भूतिया रेलवे स्टेशन के अंदर चला गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर मुखिया जी हम इस स्टेशन की दीवार गिरा देते हैं तो वो भूत भी खत्म हो जाएगा। देखो, वो सब काम मैं पहले ही करा चुका हूँ, लेकिन हथौड़े की मार स्टेशन की दीवार पर पड़ते ही मजदूर खून की उल्टी कर करके मर जाता है। इसके अलावा हम इस स्टेशन की दीवार को गिरा देते हैं तो वो भूत हमारे गांव में सदैव के लिए रह जाएगा। ऐसा एक महान तांत्रिक ने हमें बताया था और इसीलिए हमने इस स्टेशन को नहीं गिराया। खैर छोड़ो इन बातों को और सभी अपने अपने काम पर चलो। ये बोलकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज एक बारात ट्रेन से सफर कर रही होती है। अरे भाई, आज मेरी शादी है और तुम सब इतने शांत ट्रेन में बैठे हुए हो। अरे थोड़ा नाच गाना करो। अरे भैया, नेकी और पूछ लीजिए। अभी मैं गाता हूँ और नाचता हूँ। बन्नों की सहेली रेशम की डोरी, छुप छुप के शर्माए देखो चोरी चोरी। अरे माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया। ये लड़की हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। बाबुल की गलियां ना छड़की जाना, पागल दीवाना इसको समझाना। देखो जी देखो, ये तो मेरे पीछे पड़ गया। ये लड़का हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। इस तरह सभी बाराती नाचते गाते हुए ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं। तभी नकुल को बहुत तेज प्यास लगती है और उसी समय त्रिलोकपुरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, जहां नकुल पानी पीने के लिए ट्रेन से उतरकर हैंडपंप की ओर जाने लगता है। तभी वो जा ही रहा होता है कि वहां एक भूतिया दूल्हा आ जाता है। एक और दूल्हा, एक और बारात। बाबा भूत, जाने दो मुझे, मैं तो बस पानी पीने आया था। तुझे तेरी प्यास मौत के पास ले आई। ये कहते हुए ही वो भूत नकुल को जान से मार देता है। वहीं ये सारी घटना ट्रेन में बैठे सभी बाराती देख लेते हैं। उस समय भूत उनकी तरफ बढ़ता है कि वो ट्रेन वहाँ से तेजी से निकल जाती है। इस तरह बाकी बारातियों की जान बच जाती है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जब भी इस गांव में या स्टेशन पर कोई बारात आती या फिर लड़की दुल्हन बनती तो वो उसका आखिरी दिन होता। लेकिन यहाँ ये सवाल था कि आखिर वो दूल्हा कौन था? क्यों वो इन दूल्हों और दुल्हनों को अपने साथ ले जाया करता? क्यों रेलवे स्टेशन पर ऐसे मौतें हो रही थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह इस घटना के बारे में मुखिया सहित गांव वालों को पता चलता है। मालूम चल रहा है कि इस दूल्हे की मौत रात में स्टेशन पर उतरने की वजह से हुई है। हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब खैर छोड़ो इन सब बातों को। वो तुम सबको पता है ना कि आज जगन भाई की बेटी की शादी है। हाँ मुखिया जी, हमें पता है और हमने जगत काका को बहुत समझाया कि वो अभी अपनी बेटी की शादी ना करें, क्योंकि वैसे ही उस भूतिया दूल्हे का प्रकोप इस रेलवे स्टेशन सहित हमारे गांव पर भी है। क्योंकि जब भी गांव में कोई लड़की दुल्हन बनती है तो वो भूतिया दूल्हा उस दुल्हन को अपने साथ इस रेलवे स्टेशन के अंदर लाकर जान से मार देता है। हाँ, समझाने की कोशिश तो मैंने भी की थी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं।
ऐसे ही अब सुबह से शाम हो जाती है और जगन की बेटी नम्रता दुल्हन की तरह सज धज कर अपने साजन का डरते हुए इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे भी उस भूतिया दूल्हे का डर था। तभी वो भूतिया दूल्हा घोड़े पर सवार होकर नम्रता के घर की ओर आ रहा होता है और घोड़े से उतरकर वो नम्रता के बंद दरवाजे पर जाकर कहता है, ना है बाराती ना है बैंड बाजा, लेकिन आए दूल्हे राजा, गोरी खोल दरवाजा। नहीं नहीं, चले जाओ यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये सुनकर वो भूतिया दूल्हा नम्रता के घर के दरवाजे को तोड़कर नम्रता को अपने साथ उस भूतिया रेलवे स्टेशन के अंदर ले जाता है और पूरे गांव वाले ये नजारा बस चुपचाप देखते रह जाते हैं। मुखिया जी, वो हैवान मेरी सोने की चिड़िया को अपने साथ ले गया। जगन भाई साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अभी आप अपनी बेटी का विवाह मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी बात को अनदेखा कर दिया। खैर, अब जो होना था वो हो गया, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। ये बात तो सही कह रहे हैं मुखिया जी, लेकिन ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? इस सवाल का जवाब तो अब ऊपर वाला ही जाने। ये कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। वहीं गांव में एक गोपाल नाम का लड़का था। लकड़ी की गुड़िया को तराश कर उन्हें गलियों में बाजारों में बेचकर वो अपनी जीविका चलाता था। गोपाल एक अनाथ था। जब से उसने होश संभाला, उसे किसी काकी ने पाला था। उनके देहांत के बाद अकेले ही वो लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचकर अपनी जीविका चलाता। कुछ समय बाद उसका परिचय इंदु नाम की लड़की से हुआ, जो कि मुखिया की बेटी थी। अब ऐसे ही ये परिचय प्यार में बदल गया। इंदु, तुम तो बड़े घर की बेटी हो, मैं ठहरा अनाथ गरीब। हमारी शादी के लिए तो तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। वैसे भी तुम्हारे पिता इस गांव के मुखिया हैं, तुम मुझे भूल जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई माने या ना माने, मैं तुमसे ही शादी करूंगी गोपाल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वहाँ इस तरह बातें करते हुए मुखिया के घर का नौकर उन्हें देख लेता है और घर जाकर अपने मालिक को सब बता देता है। मुखिया बहुत गुस्से में होता है और इंदु के घर आने पर उसे डांटते फटकारते हैं, लेकिन इंदु बहुत ही जिद्दी होती है। पिताजी, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ गोपाल से ही करूंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। इस तरह अपने पिता के सामने ये बोलकर वो चली जाती है। बाप रे, ये इतनी जिद्दी है कि वो जो कह देता है वो कर देती है। अगर मैं अपनी बेटी की शादी उस अनाथ से कर दूं तो गांव में मेरी इज्जत चली जाएगी। गोपाल को इंदु से अलग करने के लिए एक योजना के साथ मुखिया गोपाल को अपने घर बुलाता है। देखो गोपाल, तुम एक अनाथ हो, तुम्हारे पास ना घर है और ना ही खेत, तुम्हारे पास तो कोई संपत्ति नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तो फिर मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में कैसे दे दूं? हाँ, आखिर कर क्या सकते हो तुम मेरी बेटी के लिए? जी मुखिया जी, मैं इंदु के लिए मौत से भी लड़ सकता हूँ। तो ठीक है, तुम्हें एक ऐसा ही काम करना होगा। गांव का जो भूतिया रेलवे स्टेशन है, तुम्हें वहां एक रात रुक कर आना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? ठीक है, वहाँ जाना मुझे मंजूर है। पिताजी, ये तो गलत है। आप जीते जी इन्हें मौत के मुंह में क्यों भेज रहे हैं? मुखिया इंदु की एक नहीं सुनता और गोपाल को वहां रात के समय भेज देता है। गोपाल भी निडर होकर रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंचता है। जैसे ही वो स्टेशन में प्रवेश करता है, वही भूतिया दूल्हा वहां आ जाता है। एक और शिकार खुद चलकर मौत के पास आया है। देखिए भूत जी, मैं बस यहाँ से कल सुबह चला जाऊंगा। मेरी जान के बदले आप मुझसे कुछ भी करवा लीजिए। अच्छा, तो तू कुछ भी करेगा? ठीक है, मैं तुझसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तूने उसका सही जवाब दे दिया तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा और 100 किलो सोना देकर मैं खुद भी यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन याद रहे, अगर तूने उन 3 सवाल के जवाब गलत दिए तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। वैसे भी अगर मैं अभी यहाँ से चला गया तो इंदु मुझे नहीं मिल पाएगी और उसके बिना भी क्या जीना है। भूत जी,
आप अपना सवाल पूछिए। पहला सवाल यह है कि 100 किलो कपास का वजन ज्यादा है या फिर 100 किलो ईंटों का। भूत जी, दोनों का ही वजन एक समान होगा, बस दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग होगा। तुमने पहले सवाल का उत्तर बिल्कुल सही दिया। दूसरा प्रश्न है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को क्या कहा जाता है? गोपाल कुछ देर सोच में पड़ने के बाद जवाब देता है। मोक्ष। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को मोक्ष कहा जाता है। सही जवाब। आखिरी प्रश्न है, वो क्या है जो जीवन में सभी को एक बार मिलता है? मरण। मरण का अर्थ है मृत्यु की देवी। तुमने इन सवालों का जवाब बिल्कुल सही दिया है, जिसके कारण आज मैं इस श्राप से मुक्त हो रहा हूँ। ये रहा मेरी तरफ से 100 किलो सोने का उपहार। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें इन सवालों का जवाब सटीक कैसे पता था? ये तो 3 पहेलियां हैं, बचपन में मेरी काकी पूछा करती थी। ठीक है, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं भी जा रहा हूँ। हमेशा हमेशा के लिए इस रेलवे स्टेशन को छोड़कर जा रहा हूँ। शुक्रिया।